हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर सबसे पहले तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्यों? ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि ये चैप्टर का नेम से स्पेसिफाइड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इसमें डिटेल में स्टडी करते हैं। अब सबको पता है, हमें पहले से 9th-10th में हम पढ़ते आ रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मोशन करते रहते हैं। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमें एटम के बारे में पता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा स्ट्रक्चर आने में बहुत टाइम लगा। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज़ दी और वो थ्योरीज़ क्या हुई, बीच बीच में फ़ेल होती गई। तो एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने अपनी थ्योरी दी, फिर वो फ़ेल हो गई। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, अपनी थ्योरी दी, वो फ़ेल हो गई। इस तरह से साइंटिस्ट आते गए और थ्योरीज फ़ेल होती गई और फाइनली हमें इस तरह का एटम का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला। ओके, तो इसमें चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एटम वर्ड के बारे में। हमें सबसे पहले किसने बताया? ऑसवर्ल्ड साइंटिस्ट ने। ऑसवर्ल्ड साइंटिस्ट ने किसने? ऑसवर्ल्ड साइंटिस्ट ने। ओके, फिर एटम वर्ड के बारे में जानने के बाद में हमें फिर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना था। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया? डाल्टन ने। और डाल्टन ने कैसे बताया? अपनी एटॉमिक थ्योरी से बताया। ये आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को आप 9th-10th में पढ़ चुके हो। इसके पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? एटम इज़ इनडिविजिबल पार्टिकल विच नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed। इसका मतलब है कि एटम को आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ओके, सेकंड पॉइंट है, एटम जो है अपना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि कंबाइन होता है डिफरेंट फिक्स रेशो में और हमें देता है क्या? एक मॉलिक्यूल। ओके, जैसे कि एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि टू हाइड्रोजन एटम वन ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? H2O मॉलिक्यूल। यहाँ पे 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन एटम कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 6,6H12O6। ये क्या होता है? अपना ग्लूकोज होता है। ठीक है, और तीसरा है एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल बट डिफर विद अनदर एलिमेंट्स एटम। कि किसी एलिमेंट के एटम सेम होते हैं लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। कैसे? अनदर एलिमेंट के एटम से। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये तो सेम होंगे, लेकिन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ये सेम नहीं होंगे। ओके, अब ये थ्योरी फेल हो गई। कैसे फेल हुई? फर्स्ट पॉइंट क्या था? एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम क्या होते हैं? बनते भी हैं और नष्ट भी होते हैं, मतलब क्रिएट भी होते हैं और डिस्ट्रॉयड भी होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से ये फेल हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कंबाइन इन डिफरेंट फिक्स रेशियो टू गिव मॉलिक्यूल। लेकिन एटम के अंदर भी और छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कौन से होते हैं वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसकी वजह से ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, थर्ड, एटम ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल बट डिफर विद अनदर एलिमेंट्स एटम। बट आइसोटोप्स क्या होते हैं? जैसे कि मैं ले लूँ C12 एंड C14, ये दोनों एक ही एटम है, कार्बन, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट इनका मास है। तो ये एक ही एलिमेंट के एटम है बट डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं है। तो इसकी वजह से ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया? फेल हो गया। इस तरीके से जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो फेल हो गई और आगे फिर और थ्योरीज आती गई और हमें एटम का स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिला जो शुरुआत में हमने देखा था। ओके, तो ये होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। लेकिन इससे हमें क्या चीज़ पता चल गई? एक हमें पता चल गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, इसको हमें इसी ऑर्डर में याद रखना है। इसी ऑर्डर में क्यों याद रखना है? इसी ऑर्डर में क्योंकि इनकी जो डिस्कवरी हुई थी वो इसी ऑर्डर में हुई थी। सबसे पहले क्या आया था? इलेक्ट्रॉन आया था।
उसके बाद में प्रोटॉन आया और उसके बाद में न्यूट्रॉन आया। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ एंड देन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। तो सब वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया सर जे थॉमसन ने। किसने बताया हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में? सर जे थॉमसन ने। उन्होंने क्या किया, एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या फिर इसको बोल सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम जो है इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। यहाँ पे हमें इस तरह की ट्यूब दिखाई दे रही है। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ मैंने लिखा हुआ है डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओके, यहाँ मैंने लगाया हुआ है वैक्यूम पंप, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। मतलब कि यहाँ पे जो हमें प्रेशर है वो बहुत ही कम करना है, 10⁻⁻⁴ ATM, वेरी लो प्रेशर करना है हमें, है ना। ओके, यहाँ पे हमने लगा रखा है एक नीचे की तरफ यहाँ बैटरी, ठीक है, जिसका वोल्टेज है 10⁵ वोल्ट। मतलब कि ये बहुत ही हाई वोल्टेज की बैटरी है। इसका ये सिरा होता है नेगेटिव एंड ये सिरा होता है क्या? पॉजिटिव। नेगेटिव सिरे से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ रहता है ये, इसको अपन बोलते हैं क्या? कैथोड। और पॉजिटिव सिरे से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ रहता है उसको अपन बोलते हैं क्या? एनोड। ओके, और यहाँ पीछे की तरफ ये हरा हरा जो कलर दिख रहा है आपको, ये है ZNS की स्क्रीन या ZNS की कोटिंग की हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हुआ सेटअप। अब इसमें हुआ क्या था, इलेक्ट्रॉन हमें कैसे पता चले? जो साइंटिस्ट थे उन्हें ये पता था कि नॉर्मल कंडीशंस पे गैसेस जो हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती नॉर्मल कंडीशंस पे। नॉर्मल कंडीशन से मतलब जैसे कि हम बैठे हुए हैं, अब हमें बैठे बैठे हवा में क्या है, गैसेस तो हैं ही सही ना, बैठे बैठे करंट तो नहीं लगता ना। तो नॉर्मल कंडीशंस क्या हुई? नॉर्मल कंडीशंस हुई रूम टेम्परेचर और प्रेशर हुआ 1 ATM, ये सब नॉर्मल कंडीशन हुई। उस पर जो गैसें होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती हैं तो क्या करना था, उन्हें कंडीशंस को बदलना था। कंडीशंस को बदलना था तो उन्होंने क्या किया, इसमें एक बैटरी लगा दी हाई वोल्टेज की, जो भी मैंने ऊपर डायग्राम में आपको बताया, और वैक्यूम पंप से इस सेटअप को क्या किया, वैक्यूम पंप से जोड़ दिया। वैक्यूम पंप से जोड़ने की वजह से इस जो नलिका के अंदर जो ट्यूब थी अपनी, उसके अंदर जो प्रेशर था वो 10⁻⁴ ATM, वेरी लो प्रेशर हो गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन कंडीशंस पे जो गैसें होती हैं वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, और आयंस में कन्वर्ट होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती हैं एंड इस वजह से क्या होता है कि कैथोड से एनोड की तरफ, कहाँ? कैथोड से एनोड की तरफ, ये रेड लाइंस आपको दिख रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ इनविजिबल रेज हमें जाती हुई दिखाई देती हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि इनविजिबल रेज हमें जाती हुई दिखाई देती है, तो इनविजिबल रेज दिखाई कैसे देंगी? तो पीछे मैंने यहाँ पे लगा रखा है क्या? ZNS कोटिंग। तो ये जो रेज हैं इस एनोड से टकराने के बाद पीछे की तरफ जाएंगी और यहाँ ZNS की स्क्रीन पे टकराएंगी और यहाँ पे क्या करती हैं, ग्रीन कलर की लाइट स्ट्राइक करती हैं, यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं और ग्रीन कलर की लाइट हमें दिखाई देने लगती है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई रे ट्रेवल कर रही है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट यही है, एट हाई वोल्टेज मीन्स 10⁵ वोल्ट and at very low pressure, that is 10⁻⁴ ATM, gases should conduct electricity. Why? Because at these conditions gases ionize and some sort of invisible rays move from cathode to anode, and these rays also known as cathode rays. Okay, इन्हीं किरणों को हम क्या बोलते हैं? कैथोड रेज। इन्हीं रेज को हम क्या बोलते हैं? कैथोड रेज। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कोई भी गैस ले सकता हूँ मैं नलिका के अंदर, इस ट्यूब के अंदर। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर अगर कोई भी मैं गैस ले सकता हूँ, तो जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली, तो हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन प्लस आयन में बनेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। नाइट्रोजन लूँ तो नाइट्रोजन N+ बनेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ऑक्सीजन लूँ तो ऑक्सीजन प्लस बनेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, क्योंकि कोई सा भी गैस लूँ मैं, कोई सा भी गैस लूँ, यहाँ पे लास्ट में क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। सेम इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किसी भी गैस के लिए।
इस प्रकार हमें ये पता चलता है, इस तरह हमें ये पता चलता है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो क्या गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। ओके, इतना चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो कैथोड रेज की अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। फर्स्ट, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड प्रोड्यूसेस शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। ये तो आपको दिख ही रहा होगा इस डायग्राम में कि जो कैथोड रे हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं, और अगर इन कैथोड रेज के बीच में मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दूँ, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ, तो इसका जो शेडो है वो यहाँ पीछे की तरफ हमें दिखाई देने लगता है यहाँ। ठीक है, समझ में आया? सेकेंड पॉइंट है, कैथोड रेज शो डिफ्लेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट चार्ज पोल। अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, जैसे कि मैंने दो प्लेट ले लेता हूं और इनको मैं किसी बैटरी से जोड़ देता हूं, जिसका एक पॉइंट पॉजिटिव है और दूसरा पॉइंट नेगेटिव है। ओके, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब अगर इन रेस को मैं इस फील्ड से पास करूं यहाँ से, तो ये जो रेस होती है ना, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट करती हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रेज हैं नेगेटिव चार्ज लिए हुए रहती हैं, नेगेटिव चार्ज लिए हुए रहती हैं, और इसी नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये किसने बताया हमें? जे थॉमसन ने। समझ में आया इतना? ओके, सेकेंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट है, कैथोड रे प्रोड्यूसेस वाइट ग्लो व्हेन स्ट्राइक ऑन ZNS कोटिंग। ये मैंने बताया कि जो हमें रेज दिखाई देती हैं वो इनविजिबल होती हैं, तो वो दिखाई कैसे देती हैं? हम ZNS की पीछे कोटिंग कर देते हैं और जब उसके ऊपर वो टकराती हैं तो वाइट ग्लो हमें दिखाई देने लगता है। ओके, फोर्थ पॉइंट है, इफ़ वी पुट अ मूवेबल व्हील इन द पाथ ऑफ कैथोड रे, द व्हील आर सेट इन मोशन, सो वी कैन से दैट कैथोड रे हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैं ये बोल सकता हूँ कि कैथोड रे के पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी होने का मतलब है कैथोड रे के पास वेलोसिटी है और कैथोड रे कुछ मास कंटेन करती है, क्योंकि अगर ये कंटेन नहीं करती, सपोज़ मैंने ये कैथोड रे जा रही हैं, कैथोड रे जा रही हैं, ये इनके बीच में अगर मैं ऐसा कोई व्हील लगा दूं जो कि घूमता है, ठीक है, मूवेबल है, तो ये इससे टकराएंगी, इससे टकराएंगी तो ये इस डायरेक्शन में घूमने लगेगा। इस डायरेक्शन में घूमने लगेगा तो कब घूमने लगेगा? जब इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी और इसका कुछ मास होगा, तभी तो ये इससे टकरा के इधर घूमने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कैथोड रे है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी कंटेन करती है। और फिफ्थ पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, कैथोड रे डिपेंड्स ऑन गैस नेचर, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। जैसे कि हाइड्रोजन ली तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन प्लस बना और यहाँ पे निकलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन लिया तो नाइट्रोजन प्लस बना और यहाँ पे क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन प्लस बना और यहाँ क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। तो मैं कोई सी भी गैस ले रहा हूँ तो सेम चीज़ ही निकल रही है, क्या? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ही कैथोड से एनोड की तरफ चलते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कैथोड रेज। तो हम बोल सकते हैं कि कैथोड रे गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मैं कोई सी भी गैस लूँ सब जगह क्या निकलेगा? सेम इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, सिक्स पॉइंट है, कैथोड रे प्रोड्यूसेस एक्स रे व्हेन स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल। जब हैवी मेटल पे इसको स्ट्राइक किया जाता है तो ये एक्स रे प्रोड्यूस करती है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज सारी समझ में आ गई होंगी। ओके, नाउ अपन चलते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ की तरफ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया था तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 kg एंड 0.000548 AMU. AMU is what? Atomic mass unit. And this one is very important, 1/1840 mass of proton, because इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लिए हुए रहता है, तो इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना होगा? -1.6 10⁻⁻19 कूलाम एंड -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU. ESU इज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक चार्ज। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज इज चार्ज एंड मास का रेशियो, चार्ज एंड मास का रेशियो। तो चार्ज एंड मास का रेशियो अगर मैं लूँ तो इसको हम Q/m से भी डिनोट करते हैं। ठीक है,
Q means 1.6 10 की पावर माइनस 19 एंड M 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। ओके, अब अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है, चल रहा है, तो उसका मास मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो उसका मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी होती है, कौन सी? आइंस्टाइन रिलेटिव थ्योरी। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिससे हम जो मूवेबल इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है वो? एम डैश इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। ओके, इसमें जो एम नॉट है वो क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे जो मास, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है उसका मास। एम डैश जो होता है वो होता है मूवेबल इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। वी वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एंड सी जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हम सबको पता है, ठीक है। इसमें बेटा 3 केस बन सकते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर मैं v की वैल्यू ज़ीरो ले लूँ, तो यहाँ अगर मैं वैल्यू ज़ीरो पुट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? एम डैश एम नॉट के बराबर हो जाएगा। सेकंड केस में अगर मैं v की वैल्यू c ले लेता हूँ तो v बाई सी हो जाएगा 1 एंड 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। सो एम डैश इक्वल्स टू हो जाएगा इन्फानाइट। एंड थर्ड केस, इस पे आते हैं क्वेश्चंस। थर्ड केस ये क्या है कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊँगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो Q बाय एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो इस केस को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला है, इफ़ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 10% ऑफ लाइट, मतलब लाइट का 10%, मतलब 10% 10 टाइम्स है, ऐसा समझ लीजिए लाइट वेलोसिटी, देन कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो दे रखा है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v इज 10% ऑफ लाइट वेलोसिटी, मीन्स v इक्वल्स टू c इंटू 10/100। ये समझ में आया आपको? ओके, समझ में आ गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो v बाई सी की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 1/10। इतना चीज़ समझ में आ गई। अगर v बाई सी की वैल्यू 1/10 आ गई तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, एम डैश इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। यहाँ पुट करते हैं वैल्यू को, एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी बाई सी मीन्स 1/10 का स्क्वायर मीन्स 1/100। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 के रेस्पेक्ट में 1/100 बहुत छोटा है, मतलब 1 की वैल्यू 1/100 से बहुत बड़ी है, तो मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एम डैश की वैल्यू एम नॉट के बराबर आ जाएगी। समझ में आया? यहाँ से एम डैश की वैल्यू एम नॉट के बराबर आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम नेगलेक्ट नहीं करते हैं इसको, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें अगर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस, इसको कैलकुलेट करते हैं, एम डैश इक्वल्स टू एम नॉट 100 - 1, दैट इज़ रूट 99 इंटू 10। तो ये वैल्यू पहले से कुछ ना कुछ तो ज़्यादा ही आएगी, एम डैश की वैल्यू एम नॉट में मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एम डैश जो है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसको समझने के लिए एक बार दोबारा से एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1/3 टाइम्स ऑफ लाइट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो v है वो 1/3 c है। तो यहाँ से v बाई सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3, ठीक है। v बाई सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। ओके, अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, एम डैश इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। तो एम डैश मूवेबल इलेक्ट्रॉन का मास, एम नॉट जो रेस्ट पे होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg, एंड 1 माइनस वी बाई सी की वैल्यू कितना? 1/3 हो, तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एम डैश हो जाएगा एम नॉट डिवाइड बाय 9 माइनस 1 8 बाय अंडर रूट 8/9। सो रूट 8 इधर आ जाएगा और रूट 9 की वैल्यू 3। तो ये जो एम डैश आ रहा है एम नॉट में कुछ ना कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आ रही है। इसका मतलब एम डैश की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। जब
v की वैल्यू को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से समझ में आया, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है इलेक्ट्रॉन की तो मास भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और Q/m जो होता है वो क्या हो जाता है, कम। समझ में आया इतना चीज़, ठीक है। ओके बेटा, अब हम आगे चलते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को हम डिनोट करते हैं P या फिर H+ से। H+ से डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस स्पेसिफिक हो गई है। तो पहला पॉइंट तो यही समझ में आ गया कि हाइड्रोजन गैस अगर स्पेसिफिक हो गई है तो जो प्रोटॉन और या फिर इसको बोलते हैं एनोड रेज, जो एनोड रेज हैं वो गैस पे डिपेंड करेंगी, गैस के नेचर पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो इसका सेटअप भी वही यहाँ पे, बस बदल कहाँ जाता है, कैथोड पे। कैथोड पे क्या हो जाता है, इसको परफोरेटेड लेते हैं, मतलब इसके बीच बीच में छेद होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो होता क्या है कि जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था ना, उसी टाइम पे ही ये जो कैथोड रेस थी वो भी थी, लेकिन उस टाइम पे जे थॉमसन को ये दिखी नहीं। तो ये बाद में डिस्कवर हुई और ये किसको दिखाई दी, गोल्डस्टीन साइंटिस्ट को। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो प्रोटॉन है वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन साइंटिस्ट। ओके, अब ये सेटअप दिख रहा है, सेम सेटअप है। इसमें क्या किया, हाइड्रोजन गैस को भर दिया। हाइड्रोजन गैस को भरा तो हुआ क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अपने एटम में कन्वर्ट हुई, हाइड्रोजन गैस अपने एटम में कन्वर्ट हुई, और एटम जो है अपने आयंस में कन्वर्ट हो गए। क्यों, क्योंकि जो इनकी कंडीशन थी वो क्या थी, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर पे जो गैस होती हैं अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके, तो जब हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई किया था तो कैथोड रे थी वो हमें दिखाई दी थी, कहाँ से, कैथोड से एनोड की तरफ। और उसी टाइम पे एक न्यू टाइप की रे प्रोड्यूस हुई साइमल्टेनियसली फ्रॉम एनोड एंड पासिस थ्रू होल्स ऑफ कैथोड। यहाँ से उसी टाइम पे ये जो हाइड्रोजन गैस तुम्हें दिखाई दे रही है, ये यहाँ से गति करती हुई, ये ट्रेवल करती हुई किधर गई, यहाँ से, और यहाँ से ये बाहर निकली कैनाल से। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कैनॉल रेज या फिर एनोड रेज। और ये जो रेज होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज लिए हुए रहती हैं, पॉजिटिव चार्ज लिए हुए रहती हैं, इसलिए इन रेज को हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, अगर हम इसमें कोई और गैस लें, हाइड्रोजन गैस की जगह कोई और गैस लें, तो फिर हम इसको प्रोटॉन नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन ओनली किसको बोलते हैं, H+ को, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इफ़ वी टेक डिफरेंट डिफरेंट गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज आर ऑल्सो डिफरेंट। तो प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ तो N+ बनेगा, अगर मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ तो O+ बनेगा, और इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। समझ में आया इतना, चलो ठीक है। आगे हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज की तरफ। तो एनोड रेज की बहुत सारी प्रॉपर्टी तो सिमिलर होती हैं किसकी, कैथोड रेज की तरह। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, एनोड रे ऑल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी कैथोड रे की जैसे स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती हैं, और अगर इसके बीच में कोई मैं ऑब्जेक्ट रख दूँ तो उसकी शेडो हमें पीछे दिखाई देते, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, एनोड रे भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करती हैं, ठीक है। इसको भी अगर मैं ऐसे फील्ड जनरेट करके इस फील्ड में से पास करूं तो ये जो रेज होती हैं ना, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो रेज हैं पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं, कंटेन करती हैं। समझ में आया इतना, चलो। थर्ड पॉइंट है, एनोड रे ऑल्सो प्रोड्यूसेस ग्लो व्हेन स्ट्राइक ऑन ZNS कोटिंग। ZNS कोटिंग का काम ही यही है कि हमें ग्लो दिखाई दे, ताकि हमें पता चल जाए कि वहाँ पे कोई रे ट्रैवल कर रही है। ओके, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एनोड रे डिपेंड्स ऑन गैस नेचर। क्यों, अगर मैं उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भर दूं तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन+ बनेगा, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन+ बनेगा, और तीनों केस में डिफरेंट डिफरेंट आयन मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के, ठीक है। तो मुझे तो प्रोटॉन चाहिए ना, और प्रोटॉन हम किसको बोलते हैं, ओनली हाइड्रोजन+ को। तो हमें केवल उसमें हाइड्रोजन गैस ही रखनी होती है अगर हमें प्रोटॉन की डिस्कवरी देखनी है तो, ठीक है। अब यहाँ प्रोटॉन आ गया, तो प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻27 kg, 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम, एंड 1.007
1.0072 AMU एटॉमिक मास यूनिट। चार्ज की बात करें अगर हम, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज लिए हुए रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए रहता है तो इसका जो चार्ज होगा सेम इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। क्या होगा? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम positive charge on this one is also positive 4.8 into 10⁻⁻7 10 ESU electrostatic unit। एंड स्पेसिफिक चार्ज की अगर मैं बात करूं तो क्यूबा एम, इसका वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड 1.672 इंटू 10⁻⁻27। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 9.56 इंटू 10⁻7 कूलाम पर किलोग्राम। और ये जो वैल्यू निकल के आई है ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि जो एनोड रेज होती हैं वो गैस के नेचर पे डिपेंड करती हैं। मैं ये पॉइंट्स को बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों पॉइंट बार बार क्वेश्चन में कई बार पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके आगे की क्लास में हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे और जो चैप्टर है उसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।